सुप्रभात बच्चों, क्लास 9 के ज्योग्राफी क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने क्लास 9 का तीसरा चैप्टर अफवाह पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इसका पहला पेज कवर किया। आज हम लोग अफवाह का दूसरा पेज पढ़ेंगे, जिसमें नदी की विभिन्न अवस्थाएं दिखाई गई है इस चित्र में। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। नदी का स्रोत, नदियाँ जहाँ से निकलती है उसके उद्गम स्थल, वहाँ से निकलने के बाद नदियों का जो रफ्तार होता है, उसकी धारा का रफ्तार काफ़ी तेज़ होता है। आगे बढ़ते हुए जब नदियाँ तीव्र वेग से आगे बढ़ती है, उसमें कई सारी धाराएं आकर उसकी सहायक नदियों की धारा उसमें मिलती जाती है, और बड़ी नदियाँ अपनी सहायक नदियों की धाराओं को लेकर बड़े वेग के साथ पहाड़ी क्षेत्र में आगे बढ़ती रहती है। और जब वो नदी का युवावस्था कहलाता है, जिसमें नदियाँ बहुत से काट छांट अपरदन की क्रिया करती है, और मध्य भाग में जब नदियाँ आती है अपनी कई धाराओं के साथ, कई सहायक नदियों को लेकर जब आगे बढ़ती है, तो मध्य भाग में उसका रफ्तार कुछ कम हो जाता है और नदियाँ सर्पिलाकार अवस्था में बहना शुरू करती है, क्योंकि उसका धारा प्रवाह वो कम हो जाता है, उसकी वेग की तीव्रता जो है वो कम होने लगती है। और धीरे धीरे नदियाँ क्या करती है कि आगे बढ़ते हुए अपने साथ लाए गए निक्षेप को जमा करती जाती है, जिसमें कंकड़, पत्थर, सिल्ट, बालू ये सभी होते हैं। तो मैदानी भाग में आते आते पहले मोटे कण, बड़े बड़े टुकड़े का निक्षेपण करती है, और आगे बढ़ते हुए इसी प्रकार की अवस्था में जब वो आगे बढ़ना शुरू करती है, जब वो समतल मैदानी भाग में जब आने लगती है या आती है, तो उसकी धारा जो है कई धाराओं में बँट जाते हैं और उसका रफ्तार कम होने लगता है, अपने साथ लाए गए निक्षेपण को जमा करती जाती है। और जब उसके कई धाराएं हो जाते हैं, तो कभी नदियों की धाराएं इधर से और इधर से गुजरती है। इसी क्रम में गोखुर झील का निर्माण होता है। इसी प्रकार नदियाँ मैदानी भाग में अपने निक्षेपों को छोड़ते छोड़ते जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है, तो वहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा क्षेत्र कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ होते हैं। ये दलदली भूमि होती है, यहाँ धान की खेती काफ़ी मात्रा में होती है। ये जलोढ़ मिट्टी से बना होता है, इसलिए ये कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ माने जाते हैं। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन की क्रिया करती है। कौन? नदियाँ, जहाँ से वो निकलती है। जब वो उसका ऊपरी भाग होता है, जब उसकी वो युवावस्था होती है, उसमें काफ़ी सारा काट छांट का काम उसमें होता है, और अपने साथ वो भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है, धोती है। और मध्य भाग एवं निचले भाग में ये नदियाँ विसर्प गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदान से बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का भी निर्माण करती है, और अपने साथ लाए हुए निक्षेपों को वो छोड़ती जाती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है, जिसके विषय में अभी हम लोग पढ़े कि जब नदियाँ समुद्र में मिलने वाली होती है तब डेल्टा का निर्माण होता है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। अब हमारे देश में दो तरह की नदियाँ पाई जाती है, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ और दूसरी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ
का प्रवाह किस पे निर्भर करता है? तो वर्षा पे, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती है और उसमें ग्लेशियर तो होते नहीं हैं, इसलिए ग्लेशियर के पिघलने से जो पानी का प्रवाह हिमालय से निकलने वाली नदियों में होता है, उसकी कमी प्रायद्वीपीय नदियों में होती है, वहाँ ये नहीं पाया जाता है। वहाँ पानी का ये कहाँ से होता है भरपाई? तो वर्षा से। इसलिए प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है, शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी, प्रायद्वीपीय नदियों के बड़ी नदी का जल भी सूखा मौसम, गर्मी के मौसम में कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। लेकिन हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई भी कम होती है और ये इसकी लंबाई भी कम होती है, यानी ये छोटी नदियाँ होती है हिमालय से निकलने वाली नदियों की अपेक्षा, और ये इसमें गहराई भी इसकी कम होती है। फिर भी इनमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, तो कुछ नदी उसके बावजूद भी प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ नदी जो ऐसी है जो बड़ी है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों के नाम बता सकते हैं? तो कावेरी नदी और गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदियों में दो बड़ी नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, गिर जाती है। अब है हिमालय की नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली तीन प्रमुख नदी है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियाँ काफ़ी लंबी है तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं इनकी बहुत सी सहायक नदियाँ हैं। जैसे सिंधु नदी अपनी सहायक नदियों के साथ बहती है, गंगा नदी अपनी सहायक नदियों के साथ और ब्रह्मपुत्र नदी अपनी सहायक नदियों को लेकर बहती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी को ही नदी तंत्र कहा जाता है। अब है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम स्थल वो कहाँ से निकलती है? तो उसका उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है और पश्चिम की ओर यह बहती हुई वह नदी भारत में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। इसके बाद वो पाकिस्तान की ओर चली जाती है। धन्यवाद।